जय हिंद दोस्तों, मैं विपुल बैंसला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वर्दी पाठशाला में। और आज का हमारा विषय है पॉलिटी में राष्ट्रपति। और मैं आप सभी को ये पूरा आश्वासन देता हूं कि इस एक कक्षा से राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। चाहे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी या फिर दिल्ली पुलिस में कोई भी क्वेश्चन राष्ट्रपति के साथ आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे, आर्टिकल भी और जो अदर फैक्ट होते हैं वो भी। तो चलिए सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि राष्ट्रपति कौन से भाग में आता है। कौन से भाग में आता है? भाग 5। इसमें क्या है? इसमें है संघ। भाग 5 कहां से कहां तक है? आर्टिकल 52 से 151 तक। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति का आर्टिकल कहां से कहां तक है। राष्ट्रपति, तो हमारे राष्ट्रपति का आर्टिकल है आर्टिकल 52 से 62 तक। हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ चलने वाले हैं, तो आप जो मैं लिखूं उसको भी और जो मैं बोलूं उसको भी अच्छे से ध्यान से समझना और नोट करते चलना। तो इसको रफ करते हैं पहले और चलते हैं अपने पहले आर्टिकल। तो आर्टिकल 52, इसमें क्या है? इसमें है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और नोट लिखेंगे, यह प्रथम नागरिक होगा, नागरिक माना जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 53, कार्यपालिका का प्रमुख। कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। इसके साथ साथ तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का सेनापति, सेनापति होगा। ये आप नोट करते चलो। अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 54। इसको हम डिटेलिंग में समझेंगे कि यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और आर्टिकल 54, इसमें इतना महत्वपूर्ण क्या है? इसमें है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव। अब हम जो इससे संबंधित फैक्ट हैं वो सब अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि चुनाव कैसे होता है, कौन भाग लेता है, कौन वोट देता है, किस प्रकार का होता है। तो चलिए पहले सबसे पहले देखते हैं कि चुनाव कैसा होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? तो लिखना कि अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष। अब ये अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? देखो, प्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जिसमें डायरेक्ट हम तुम डायरेक्ट वोट डालते हैं, आम आदमी डायरेक्ट मतदान करता है। जैसे कि हम विधायकों का चुनाव होता है, जिला पंचायत, ऐसे हम डायरेक्ट वोट डालते हैं तो उनको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव, उसमें हम डायरेक्ट वोट नहीं डाल सकते। तो फिर वोट कौन डालते हैं? चुनाव कैसे होता है? तो जो एमपीज, एमएलए को हम वोट देकर उनको चुनकर भेजते हैं, तो हमारे बिहाफ पर वो वोट डालते हैं। तो इसलिए चुनाव तो हमारे द्वारा ही हुआ है, क्योंकि हमने ही उन एमपी एमएलए को चुनकर संसद में भेजा है, विधानसभा में भेजा है। लेकिन हमने वोट नहीं दिए,
उनके द्वारा दी गई है, तो चुनाव हमारे द्वारा गया है, लेकिन चुनाव ये अप्रत्यक्ष हुआ। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद कौन हिस्सा लेता है, कौन हिस्सा लेता है, तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। उसके बाद दूसरे नंबर पर विधानसभा के, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। और कौन भाग लेता है, थर्ड नंबर पे जो हमारे 3 यूटी हैं, एक तो दिल्ली, दिल्ली पुदुचेरी, दिल्ली पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तो आपने ये देख लिया कि चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। चुनाव में हिस्सा कौन लेता है, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद दिल्ली पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि सभी में जो चुनाव में भाग लेंगे वो निर्वाचित सदस्य लेंगे, मनोनीत नहीं लेंगे। ये नोट करने वाला पॉइंट है कि चुनाव में हमेशा निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे और मनोनीत भाग नहीं लेंगे। उसके बाद हमने यहां देखा था कि राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, विधान परिषद के नहीं लेंगे। तो एक बार मैं अलग स्लाइड पे ये और लिखवा देता हूं कि कौन भाग नहीं लेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मैं एक स्लाइड पर ये और लिखवा देता हूं कि कौन भाग नहीं लेगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा फिर मामला। तो एक बार आप ये भी लिख लें कि कौन भाग नहीं लेगा, कौन वोट नहीं देगा, ये लिख लो, वोट नहीं देगा। नंबर 1 विधान परिषद के, इसको रफी करो, इस वाले मार कर रखो, बंद करो। तो सबसे पहले विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। और दूसरे बाद मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद यूटी के सदस्य भाग नहीं लेंगे। अब ये मत बोलना कि वहां तो लिखवा दिया, वहां पर मैंने लिखवाया था उनको छोड़कर बाकी किसी भी यूटी के सदस्य राष्ट्रपति जी के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो ये आपने अलग स्लाइड पर लिख लिया होगा और आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं आर्टिकल 55। हमने 54 में देख लिया कि राष्ट्रपति जी का चुनाव होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 इसमें क्या है, इसमें है चुनाव पद्धति, चुनाव पद्धति, चुनाव प्रक्रिया।
चुनाव प्रक्रिया। अब जो चुनाव तो हो गया, उसके बाद में प्रक्रिया कैसी होगी, ये इसमें है। तो वोट कैसे होगी, इसमें लिख लेना। प्रक्रिया कैसी है, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो ये राष्ट्रपति जी के चुनाव की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 56, इसमें मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो बहुत से लोगों ने नहीं सोची होगी या फिर नहीं सुनी होगी। सबसे पहले आप सभी को पता होगा इसमें क्या है, आर्टिकल 56 में क्या है। आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति जी का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। 5 वर्ष का सभी को पता है। एक चीज आपने ये पढ़ा होगा कि महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है आर्टिकल 61 में। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा, और आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने भी एग्जाम देखे होंगे, मैं भी एग्जाम दे रहा हूं। आजकल एग्जाम में जो स्टेटमेंट पूछी जा रही है, क्वेश्चन 95% गलत होते हैं। किसी ने तुक्का मार दिया या किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो उसको ठीक हो रहा है, नहीं तो 95% क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनना। इसमें आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति जी का कार्यकाल है, कार्यकाल बता दे 5 वर्ष। अब कार्यकाल से संबंधित एक चीज और है, कार्यकाल तो दे दे कि 5 वर्ष तक राष्ट्रपति रहेगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण कर दिया तो उसको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। नोट कर लेना, नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आ गया तो ये समझ लेना 5% बच्चों में आप होगे सही करने वाले। यूपी पुलिस में, कांस्टेबल में 2 नंबर का क्वेश्चन, एसआई में 2.5 नंबर का क्वेश्चन, और अदर जो भी जीडी, एसएससी और दिल्ली पुलिस में जो आ रहे हैं 1 नंबर या 2 नंबर का जो भी वहां होता होगा। याद कर लेना आप कि अतिक्रमण करने पर, अतिक्रमण करने पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब आपका यह डाउट आ रहा होगा कि भैया अगर 56 में यह है कि महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है तो 61 में क्या है, सॉरी 56। आपका यह डाउट होगा कि अगर 56 में लिखा हुआ है कि अतिक्रमण करने पर महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा तो 61 में महाभियोग क्यों है। अब मैं बताऊं, आर्टिकल 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया। समझ गए, समझाता हूं। इसमें तो रास्ता बता दिया कि भैया राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष है, पर लेकिन 5 वर्ष के अंदर अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन कर दिया, संविधान के विरुद्ध कोई कार्य कर दिया, तो उसको महाभियोग चलाकर हटा दिया जाएगा। ये तो उसमें बता दिया, लेकिन वो प्रक्रिया कैसी होगी, वो प्रक्रिया बताई गई है आर्टिकल 61 में कि कितने वोट चाहिए, कैसे कैसे वो प्रक्रिया चलेगी, वो बता दिया 61 में। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये बोल दे कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति जी को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल 56 लगाना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये बोल दे कि महाभियोग कौन से आर्टिकल में है, तब 61 में लगाना है, क्योंकि वो प्रक्रिया पूछ रहा है। क्लियर होगी बात। चलो, ऐसे इफेक्ट मिलेंगे आपको क्लासेस में। यहां रटवाने वाला काम नहीं है कोई भी कि रटवा दिया बच्चों को बस, और क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट में
तो बच्चों को ये भी ना पता कि भाग कौन कौन लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, वोट कौन दे कौन नहीं, विधानसभा विधान परिषद में घूम जा बालक। तो 56 में हो गए। आर्टिकल 57 लिख दो। आर्टिकल 57 इसमें क्या है, इसमें है पुनर्निर्वाचन। पुनः निर्वाचन। अब पुनः निर्वाचन कैसे है कि भैया एक बार तो हो गया। पुनः निर्वाचन ऐसा है कि हमारे देश में, हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया हो, उसके बाद में वो कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है दोबारा से राष्ट्रपति बनने के लिए। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि अगर कोई बंदा, कोई आदमी एक बार राष्ट्रपति बन गया, उसके बाद वो दोबारा नहीं बन सकता, दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये बताया गया है 57 में। इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद ऐसे रखना है कि भैया भारत में तो कोई भी आदमी 5-7 बार राष्ट्रपति बन सकता है। 5-7 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 5-7 मतलब 57। ये बोल के देखना 2-3 बार कि भारत में कोई भी व्यक्ति 5-7 बार राष्ट्रपति बन सकता है। 5-7 57 पुनर्निर्वाचन। उसके बाद है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 इसमें क्या है, इसमें है योग्यताएं। योग्यताएं, तो योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए लिख लेते हैं चलो। योग्यता, पहला भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरा 35 वर्ष की आयु हो। 35 वर्ष की आयु, शॉर्ट में लिखता हूं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा कौन सा है, लाभ के पद पर ना हो। ये अलग हो गया, चलो चलो यही लिख लेते हैं, लाभ, इसको अलग हटाओ यहां से, ये इसमें नहीं आता। तो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, यह है कि लोकसभा के सदस्य बनने की, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। सदस्य बनने के योग्य हो। योग्य हो, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि लोकसभा का सदस्य या कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें यह नहीं बोला कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। इसमें यह बोला है कि जो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं होती हैं किसी भी आदमी में, वो योग्यता इसके पास होनी चाहिए। और 35 वर्ष की आयु इसकी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। योग्यताएं लिख लिया आपने, चलिए उसके बाद आता है अनुच्छेद, आर्टिकल 59। इसमें है शर्तें। इसमें क्या है, इसमें है शर्तें। शर्तें, शर्तें क्या है लिख लो। लाभ, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर कैसे, सपोज करो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, कोई दिल्ली पुलिस में हो, यूपी पुलिस में हो, कोई भी हो, और वो चुनाव लड़ने पहुंच जाए कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो वो योग्य नहीं माना जाएगा। अगर उसको चुनाव लड़ना है तो उसको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी वो चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का। उसके बाद अनुच्छेद, आर्टिकल लिख लो चलो, आर्टिकल 60।
आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 में क्या है? आर्टिकल 60 में है शपथ, शपथ, शपथ। अब यहां पर हम समझते हैं कि राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है, लिख लेना। कौन दिलाएगा? सर्वोच्च, सर्वोच्च न्यायालय का सीजेआई। अगर सीजेआई नहीं है तो कौन दिलाएगा? अगर ये मतलब उपस्थित नहीं है उस समय पर, तो शपथ कौन दिलाएगा? यहां पर मैं लिख देता हूं, सुप्रीम कोर्ट शॉर्ट में का वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है जी, तो ये आपने लिख लिया होगा। हमारे आर्टिकल 60 तक हो चुके हैं। उसके बाद देखते हैं 61। अब ये वो चीज आई है जिसका बच्चों को इंतजार रहता है, रट लेते हैं बच्चे, महाभियोग, आर्टिकल 60 में। चलो अब इसको भी समझते हैं अच्छे से। आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग, महाभियोग जिसे कहते हैं इम्पीचमेंट। अब हमने समझ लिया महाभियोग से क्या होता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये कैसे कैसे, इसकी क्या प्रक्रिया है। क्योंकि मैंने बताया था कि अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये लिखा है 56 में। लेकिन वो प्रक्रिया कैसी होगी, वो 61 में है। समझ लें तो प्रक्रिया कैसी है। सबसे पहले लिख लेना, राष्ट्रपति जी को 14 दिन पूर्व पहले नोटिस देना होगा। नोटिस देना होगा मतलब राष्ट्रपति जी को नोटिस देंगे कि हम आप पर महाभियोग चला रहे हैं भैया, तैयार रहो। उसके बाद सबसे पहले किसी एक सदन में, किसी एक सदन में, एक सदन में 1/4 सदस्यों द्वारा इसका समर्थन किया जाएगा। समर्थन प्राप्त होना चाहिए या फिर स्वीकृति हो, स्वीकृति हो। जब यहां पर 1/4 आदमी अपनी स्वीकृति दे देंगे कि भैया ठीक है चलाओ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये प्रक्रिया चलाई जाएगी और उस सदन में, जिस सदन में ये सबसे पहले लाया जाएगा प्रस्ताव, तो पहले सदन का 2/3 हस्ताक्षरों सदस्यों द्वारा पास हो या फिर हस्ताक्षर हो, हस्ताक्षर हो। जब यहां से 2/3 का हस्ताक्षर हो जाएंगे, उसके बाद ये दूसरे सदन में आएगा। समझ रहे हो ना आप? दूसरे सदन में आने के बाद यहां देखते हैं, अब दूसरा सदन इसकी जांच करेगा, इसकी जांच करेगा कि जो राष्ट्रपति जी पर आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत हैं। उसकी तुष्टि करेगा, मतलब पुष्टि करेगा दूसरा सदन। उसके बाद दूसरे सदन से भी
सदन से भी टू थर्ड हस्ताक्षरों। अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रपति जी को उसी समय ही अपना पद त्यागना होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी किस तरह से चलती है। सबसे पहले ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। उसके बाद जब लाया जाएगा तो उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा उसका समर्थन किया गया हो, वे सहमत हो इससे, तो लाया जाएगा। उसके बाद उस सदन के 2/3 लोगों के द्वारा हस्ताक्षरों। उसके बाद ये जाएगा दूसरे सदन में। दूसरे सदन इसकी जो राष्ट्रपति जी पर आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच करेगा। अगर जांच में सब कुछ सही पाया जाता है और दूसरे सदन से भी 2/3 लोगों द्वारा 2/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो राष्ट्रपति जी को अपना पद उसी समय छोड़ना होगा। यह आपने समझ लिया। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 62 पर। आर्टिकल 62 क्या है? आर्टिकल 62 क्या है? पद रिक्ति। पद रिक्ति। तो जब राष्ट्रपति जी अपने पद से चले जाते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है, क्या वो पद खाली रहता है? तो राष्ट्रपति का जो पद होता है ना वो कभी भी खाली नहीं होता, कभी भी खाली नहीं होता। जब किसी राष्ट्रपति पर जो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है उसके बाद एकदम से नहीं छोड़ते। तो कब तक नहीं छोड़ते? जब तक दूसरे राष्ट्रपति जी का चुनाव होकर वो राष्ट्रपति के पद पर नहीं आ जाते तब तक पुराने वाले राष्ट्रपति ही उस पर रहकर अपना कार्य कर सकते हैं, राष्ट्रपति के रूप में ही। तो ये बात आप लिख लेना, यहां पर लिख लेना, जब तक दूसरे राष्ट्रपति नहीं आते तब तक पुराने ही पद पर रहकर कार्य करेंगे। ये आपने लिख लिया। उसके बाद अब हम अपने जो अलग जो आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित उनको देखते हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 72। इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति जी की क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति। तो क्षमादान की शक्ति कैसे? कि राष्ट्रपति जी किसी की जो फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं, या तो बिल्कुल ही खत्म कर देंगे या कोई सजा है किसी आदमी की उसकी सजा का टाइम पीरियड कम कर देंगे। उसके बाद आर्टिकल 1 to 3, इसमें क्या है? इसमें अध्यादेश। अध्यादेश। अध्यादेश कैसे? कि अगर ऐसा होता है कि कभी सदन का कोई सा भी हाउस काम नहीं कर रहा हो, संसद का कोई भी सदन काम नहीं कर रहा हो, किसी की बैठक नहीं चल रही है, तो उस समय अगर किसी भी इंपॉर्टेंट कानून की जरूरत है, कोई ऐसे कानून की जरूरत है जहां पर बहुत जरूरी है लोगों को, तो राष्ट्रपति जी के एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं और वो एक टेम्परेरी कानून माना जाएगा। उसके बाद अध्यादेश जारी करने के बाद जब संसद के पुनः बैठक होगी, पुनः बैठक होने के 6 महीने बाद वो अध्यादेश अगर पास हो गया तो वो परमानेंट कानून बन जाएगा, अगर पास नहीं हुआ तो वो फिर हट जाएगा। यहां पर एक लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कि अध्यादेश को सदन
सदन की बैठक शुरू होने के 6 महीने तक पास करवाना होता है। आपने समझ लिया कि अगर कभी ऐसा होता है कि हमारे संसद का कोई भी सदन नहीं चल रहा है, सब छुट्टी पर गए हुए हैं और देश को कोई बहुत ही जरूरी कानून की जरूरत है, तो राष्ट्रपति जी उस समय अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश क्या होता है? एक टेम्परेरी कानून होता है और उसको जब सदन की बैठक दोबारा से होगी तब 6 महीने के अंदर पास करवाना होगा। ये सवाल यूपीएसआई में आया है, जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है ना 2026 में, उसमें आया है। बच्चे कंफ्यूज हुए हैं कि सदन की बैठक से 6 महीने बाद या फिर 6 सप्ताह बाद, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। तो मैंने बोला ना आपको, ये एक क्लास पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर स्टेटमेंट में भी आएगा जहां पर 90% बालक फंस रहे हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बच्चे डायरेक्ट रट लेते हैं, जो नॉर्मल नॉर्मल बात होती है, आर्टिकल होती है, लेकिन इन्हें कौन पढ़ेगा भाई? आजकल एग्जामिनर यहां तक जा रहा है, ये पढ़ने बहुत जरूरी है। तो ये आपने लिख लिया होगा। उसके बाद अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्या है इस त्याग पत्र। राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ठीक है, लिख लिया आपने? तो ये हमारी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज अगर छूट गई हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, पर मैंने पूरी कोशिश की है कि हर कॉन्सेप्ट इस क्लास से अच्छे से आपका रिवाइज हो जाए, और कोई अगर चीज आपने नहीं पढ़ी है या मिस हो गई हो तो यहां से वो कवर हो जाए। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, मेरी ये पूरी कोशिश है। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी इस क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर बताना, कमेंट जरूर करना कि इस